आज की तारीख में बीजेपी की सत्ता है और नए जो दावेदार हैं वो अपनी दौड़ लगाए हुए हैं यहां से लेकर के दिल्ली तक, क्योंकि फैसला अंतिम दिल्ली में ही होना है। न तो योगी आदित्यनाथ जी को करना है और न पंकज चौधरी जी को। और अनुप्रिया पटेल 2014 के बाद से एनडीए में इसी वजह से बनी हुई हैं क्योंकि वो कुर्मी बिरादरी से आती है। पार्टी दावेदारों को थका देती है, कितनी बार अपना नाम सुन लो या दूसरे का, या इतना मंथन चिंतन कर लो कि अगर कोई लिस्ट आ भी जाए तो आपके अंदर उसके लिस्ट के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता न बचे। जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं पाए, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग, पैसे वाले लोग आए, वो अपनी जगह बना ले गए। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कास्ट। ये बनारस में जो जिलाध्यक्ष महोदय बनाए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में राम सकल पटेल जी कौन हैं, ये बनारस के लोग नहीं जानते। बनारस में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी को अगर 2029 में काशी बनारस लड़ना पड़े तो ये हालात ना उत्पन्न हो, इस नाते एक कुर्मी बिरादरी के एक व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बनारस में प्रधानमंत्री जी की मर्जी का जिला अध्यक्ष और चंदौली में राजनाथ जी की मर्जी का, उनके परिवार की मर्जी का जिला अध्यक्ष। दूसरा गोरखपुर महानगर में ये पूरी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी की नई सूची को लेकर चर्चाएं गर्म। रोजाना इस बात की खबर आती है कि सूची आज चल चुकी है, आज आ जाएगी लखनऊ, आज जारी हो जाएगी, इसका नाम है, उसका नाम नहीं है, इस खेमे को ताकत मिल रही है, ये खेमा कमजोर हो रहा है। दिल्ली में आज प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महासचिव संगठन से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश के कोर ग्रुप ने मुलाकात की, नाम तय हुए, नाम कट गए, नाम बन गए, नाम शामिल हो गए। और ये दौर लंबे समय से चल रहा है, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल। मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन अब संगठन के विस्तार की बारी है। उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए हैं 7 बार के लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी। अब पंकज चौधरी को नई टीम दी जानी है ताकि वो टीम 2027 के रण में जाने से पहले अपनी तैयारी कर सके। अब किस तरह के किरदार उसमें शामिल होंगे, इसको लेकर कोई पंचायत है, इसको लेकर अफवाहें भी हैं और बहुत सारे नामों की भी चर्चा है। ये बात सही है कि तमाम सारे इस तरह के विकल्पों के या तमाम सारे इस तरीके के जो अलग अलग गुटों के प्रमुख हैं, उनकी परिक्रमा का दौर भी कई बार हो चुका है। खास तौर पर महामंत्री बनने, उपाध्यक्ष बनने, प्रवक्ता बनने और युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर बहुत सारी लामबंदी। तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने पत्रकार देवकी नंदन मिश्र जी जुड़ रहे हैं। देवकी जी, स्वागत है आपका। आप भी रोज सुनते होंगे कि आज लिस्ट आ चुकी है, आज चल चुकी है, आज आधे रास्ते में है, कल पूरे रास्ते में होगी, आधे रास्ते से वापस लौट गई लिस्ट। ये सिलसिला चल रहा है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है दिल्ली के पावर कॉरिडोर में यूपी के लिए और लखनऊ के पावर कॉरिडोर? देखिए, अभी कल 4 जिलाध्यक्षों की सूची घोषित हुई है और कुछ जिलाध्यक्षों की सूची अभी और आनी बाकी है। वो सूची जब आ जाएगी उसके बाद ही प्रदेश की कमेटी घोषित होगी। और प्रदेश की कमेटी चूंकि बहुत लंबे समय से, आज की तारीख में बीजेपी की सत्ता है, तो सत्ता में कमेटी में लोग रहना चाहते हैं, तो जो पुराने लोग हैं वो हटना नहीं चाहते हैं। और नए जो दावेदार हैं वो अपनी दौड़ लगाए हुए हैं यहां से लेकर के दिल्ली तक, क्योंकि फैसला अंतिम दिल्ली में ही होना है। न तो योगी आदित्यनाथ जी को करना है और न पंकज चौधरी जी को। मतलब ये दोनों यहाँ अपनी बदौलत या अकेले या धर्मपाल जी कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते हैं, ये उनको पता है। इसी नाते जो दावेदार हैं वो दावेदार दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं और दिल्ली में इसी वजह से भीड़ लगी हुई है कई दिनों से, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, उनको लगा कि अब सूची जल्दी ही मतलब बाजार में आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी, तो अंतिम समय में पैरवी कर ली जाए, कहीं मौका हाथ से छूटने ना पाए। आपने ठीक कहा कि महामंत्री और उपाध्यक्ष दो जो पद होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण पद हैं। अगर आप वैसे देखेंगे तो
वैसे तो देखिए, पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होता है, पार्टी की एक एक वर्कर की ताकत होती है, चाहे वो बूथ लेवल पर हो, चाहे मंडल लेवल पर हो, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे जिले लेवल पर हो। लेकिन प्रदेश स्तर पर महामंत्री और अध्यक्ष का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है क्षेत्रीय अध्यक्ष का। जो हम्म, 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो हटाए जाएंगे और नए लोगों को मौका दिया मौका दिया जाएगा। जाए। तो बीजेपी में ये जो कवायद है वो, आप जानते हैं कि हमसे बेहतर आप जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक चलती है। मतलब बीजेपी इसी बहाने चर्चा में रहती, इसी बहाने अखबारों में उसको स्पेस मिलता वह है, टेलीविजन दावेदारों में को उसको थका स्पेस देती है मिलता क्या? पार्टी दावेदारों को थका देती है, कितनी बार अपना नाम सुन लो या दूसरे का, या इतना मंथन चिंतन कर लो कि अगर कोई लिस्ट आ भी जाए तो आपके अंदर उसके लिस्ट के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता न बचे। है। मैंने बात बहुत पुरानी है, मैंने एक बार एक बड़े नेता से पूछा था कि आखिर ये बार बार ये चलता है कि अध्यक्ष बन जाएंगे, हम्म। मंत्री विस्तार हो जाएगा, संगठन बन जाएगा। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में ये इस वजह से चलाया जाता है, ये बार बार बीजेपी की तरफ से ही चलाया जाता है जो मीडिया में आता है। ये हम्म। इस वजह से चलाया जाता है कि ताकि जो वर्कर है वो थोड़ा चार्ज होकर के दौड़ने लगे। और वो हम्म। चार्ज होकर के दौड़ने लगता है और जो पार्टी उसको काम देती है उस काम को बड़े तल्लीनता के साथ करता है कि हमारा नाम कहीं हम ये काम ना करें इसकी वजह से न कट जाए। तो हम्म। वो तल्लीनता उसकी बनी रहती है। और पता ये चलता है कि लास्ट में उसका नाम बाहर हो जाता है, उसको उसका नाम नहीं आता है। हम्म। क्योंकि पार्टी पदाधिकारी बनने के लिए बहुत सारी क्राइटेरिया आपको पास करनी पड़ती है। सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे वर्कर हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने बड़ा लंबा वक्त भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आज की तारीख में भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं पाए, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग, पैसे वाले लोग आए, वो अपनी जगह बना ले गए, उनको पद भी मिल गया, वो संगठन में भी मिल गया और सरकार सरकार में में भी। भी मिल गया, सब जगह मिल गया। लेकिन जो पुराने वर्कर हैं उनकी उपेक्षा लगातार होती। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कास्ट। हम्म। आप किस जाति के हैं। हम्म। जैसे अभी आप जब चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि बनारस में जो जिलाध्यक्ष महोदय बनाए गए हैं हाँ, उनको राम वहीं के सकल लोग नहीं पटेल। जानते हैं कि ये कौन है, राम सकल राम सकल पटेल जी। पटेल जी। तो भारतीय जनता पार्टी में राम सकल पटेल जी कौन है, ये इसको बनारस लेके के लोग चर्चा हो नहीं रही है, जानते हैं। बनारस में चर्चा हो रही है। क्योंकि भाई आपको पता है कि वाराणसी के जिलाध्यक्ष का मतलब और लखनऊ के महानगर अध्यक्ष का मतलब बड़ा बड़ा होता है। मतलब वो किसी प्रदेश स्तर का जो संगठन का मंत्री है और कोई प्रवक्ता है उससे ज्यादा ताकत रखता है। क्योंकि आप देखिए लखनऊ के महानगर के जो महामंत्री अध्यक्ष थे, लखनऊ महानगर के वो सीधे एमएलसी हो गए। बीच में कोई सीढ़ी नहीं, इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह का क्षेत्र है। और बनारस के जो जिला अध्यक्ष थे हंसराज विश्वकर्मा, देखिए पहले वो एमएलसी बन गए और अब आप देखिए वो मंत्री बन मंत्री गए। बन गए। तो मतलब वो तो राम सकल पटेल का नाम जब आया होगा तो प्रधानमंत्री जी से उन पर सहमति जरूर ली गई होगी। और मैं जो समझ पा रहा हूं राम सकल पटेल को बनाने के पीछे का कारण, राजनीतिक कारण, हम्म। बीजेपी कुछ भी किसी बैकवर्ड क्लास को या शेड्यूल कास्ट को या फॉरवर्ड क्लास को कुछ भी देती है तो अकारण नहीं देती है, हम्म। उसके पीछे वो कुछ लेना चाहती है। राजनीतिक कारण। हाँ, राजनीतिक कारण है उसके पीछे वो सोचती है कि इनके आने से कितना वोट बीजेपी को मिलेगा। हम्म। आपको ध्यान होगा कि 2024 के विधान लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में काफी खराब रही। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कई दौर तक वो पीछे चलते रहे और बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते। हम्म। दरअसल वो जो काशी संसदीय क्षेत्र है उसमें 2 विधानसभा ऐसी है जहां पर कुर्मी बिरादरी की बहुलता है।
हम्म। और अनुप्रिया पटेल 2014 के बाद से एनडीए में इसी वजह से बनी हुई हैं, क्योंकि वो कुर्मी बिरादरी से आती हैं। बाकी कोई वजह नहीं है, सिर्फ हम्म। एक वजह है। हम्म। अब क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के जो नीति नियामक हैं उनको लगा होगा कि हम्म। अरे ये तो अनुप्रिया पटेल के साथ रहने के बाद भी लगता है कि कुर्मी हमको वोट नहीं दे रहा है, हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्मी सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी से 2024 में चुने गए। तो हम्म। प्रधानमंत्री जी को अगर 2029 में काशी बनारस लड़ना पड़े तो ये हालात ना उत्पन्न हो, इस नाते एक कुर्मी बिरादरी के एक हम्म। व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हम्म। और एक खासियत और बीजेपी में है कि हम्म। कोई बहुत तेज बोलने वाला, कोई बहुत तेज चर्चा करने वाला, जिसकी पहचान हो वो हो, उसको भी बीजेपी ज्यादा महत्व नहीं देती है। बीजेपी महत्व उसको देती है जिसको कोई नहीं जानता हो, जिसका कम महत्व हो, जिसकी कम पहचान हो। तो हम्म। राम सकल पटेल के बारे में जैसा आपने बताया कि बनारस के लोग ही नहीं जानते हैं, तो ये बात इस एकदम सटीक साबित होती है जो बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जाती है। और शायद इसी वजह से राम सकल पटेल जी को बनाया गया होगा, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन उनके बहाने तमाम बीजेपी कुर्मी कुर्मी वोटर्स को एक समाज में ये एक मैसेज मैसेज देगी देने की कि कोशिश। देखिए मैंने जिला अध्यक्ष जो है कुर्मी समाज के एक व्यक्ति को काशी में बनारस में बनाया हुआ है। और आगे भी अगर कुर्मी समाज जुड़ता है तो हम लीडर को आगे बढ़ा सकते हैं राजनीतिक रूप से। आगे जब हम बढ़ाएंगे। अपने जिला अध्यक्ष को मंत्री बना सकते हैं तो फिर हम जिला अध्यक्ष को कुछ और भी परिस्थितियां दे सकते हैं राजनीतिक तौर पर। अच्छा, इसमें एक जी। और जो दिलचस्प चीज है, अब आपने इस सूची की जिला अध्यक्षों की बात कर दी, इसमें एक जिला अध्यक्ष हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ हम्म। सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं चंदौली से। और हम्म। चंदौली जो है वो गृह क्षेत्र है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उनका होम टाउन। हम्म। अब मैं एक पोस्टर देख रहा था, उस पोस्टर में काशीनाथ सिंह जी ऊपर तो पूरे टॉप में उन्होंने पूरे अपनी लीडरशिप की फोटो लगा रखी थी, लेकिन नीचे उन्होंने दो और फोटो लगा रखी थी। हम्म। एक बड़े राजकुमार की और दूसरी छोटे राजकुमार की, यानी पंकज सिंह की और नीरज सिंह की। हाँ। और मजेदार बात यह है कि पंकज सिंह और नीरज सिंह की फोटो तो उन्होंने लगा करके आभार व्यक्त कर दिया और बाकी नेतृत्व का आभार व्यक्त कर दिया। चंदौली से आने वाले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद महेंद्र नाथ पांडे की उस पूरे पोस्टर में कोई तस्वीर नहीं थी। तो काशीनाथ सिंह जी के चयन को लेकर के भी ये कहानी है कि भाई बनारस में प्रधानमंत्री जी की मर्जी का जिला अध्यक्ष और चंदौली में राजनाथ जी की मर्जी का, उनके परिवार की मर्जी का जिला अध्यक्ष। भाई देखिए, ये तो बड़े नेता के साथ ये प्रिविलेज रहता ही रहता है। देखिए, चंदौली के राजनाथ सिंह जरूर हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं, वो चुनाव लखनऊ से लड़ते हैं। उनके दो बेटे हैं, दोनों बेटे, एक बेटा नोएडा से चुनाव लड़ता है, दूसरा बेटा लखनऊ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हम्म। वो चंदौली नहीं गए चुनाव लड़ने के लिए, हम्म। लेकिन जिले पर आधिपत्य बना रहे, इस वजह से राजनाथ सिंह की ये रहती है कि उनका आदमी जिला अध्यक्ष हो। हम्म। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई आदमी जिला अध्यक्ष नहीं है, उनको नहीं, चाहने वाला जिला अध्यक्ष नहीं है, चाहने वाला तो होगा ही होगा। वो तो मतलब पार्टी वो की उसे रणनीति से। जानते हैं। ये पार्टी की रणनीति से जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल जी बने हैं। हम्म। लेकिन चंदौली के जो जिला अध्यक्ष हैं वो राजनाथ सिंह के नजदीकी होने की वजह से, राजनाथ सिंह की कृपा की वजह से हम्म। अध्यक्ष बने हैं। और आप अच्छा, देखिए इस लिस्ट में इसी। एक और ये भी दिलचस्प चीज है, मतलब थोड़ा जो बात हम लोग कुर्मी पॉलिटिक्स पर कर रहे थे कि एक और कुर्मी बाहुल इलाका है और कुर्मी ताकत में है उस जगह पर, वो जिला है अवध का अंबेडकर नगर। और वहां भी जो जिला अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है वो दिलीप देव पटेल को बनाया है। तो मतलब प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से, काशी का जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज से, और अब अंबेडकर नगर में जहां पर बीजेपी की जमीन कमजोर है, सारी विधानसभा सीट और लोकसभा की सीट, एक वो कटेहरी जो है वो जीतने में बाई इलेक्शन में कामयाब रहे, अन्यथा सारी सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की। अब देखिए,
पहले तो 3 जिला अध्यक्ष कौन से रुके हुए थे? एक चंदौली रुका हुआ था, एक बनारस रुका हुआ था, दूसरा गोरखपुर महानगर। हम्म। हाँ, गोरखपुर रमेश गुप्ता महानगर को में बनाया। योगी, हाँ योगी जी की पसंद का बनेगा। चंदौली में राजनाथ सिंह जी का पसंद का बनेगा। और बनारस काशी में पार्टी की रणनीति के मुताबिक मोदी जी के पसंद का व्यक्ति बनेगा, क्योंकि मोदी जी वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो ये पूरी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, पर आपने ये एक अम्बेडकर इशारा नगर की नहीं है। बात, ये एक इशारा नहीं है कि मतलब अगर हम इतने छोटे चयन में इतना माइन्यूट विश्लेषण का ध्यान रखते हैं कि भाई कौन किसका प्रिय हो, कौन किसकी आवश्यकता के हिसाब से हो, फिर जब आप प्रदेश की सूची बना रहे होंगे तब भी आपको लगेगा कि भाई एक मैं राजनाथ जी से पूछ लूं, एक मैं कलराज जी से पूछ लूं, एक मैं योगी जी से पूछ लूं, एक मैं केशव जी से पूछ लूं, एक मैं ब्रजेश जी से पूछ लूं। नहीं नहीं पूछ नहीं लूं, ये ऑलरेडी ये लोग पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि जितने पदाधिकारी हैं उन सब ने किसी न किसी बड़े नेता को पकड़ रखा है, और उसी बड़े नेता की पैरवी के बाद वो एक बार फिर कुर्सी पर वो बने रहना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह बने थे अध्यक्ष, 3 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो कमेटी नहीं बना पाए। क्यों तो नहीं बना पुरानी पाए? टीम से ही काम करना पड़ा। इसी वजह इस वजह एक दो आदमियों को बदला उन्होंने, इंडक्ट किया, बट हटा किसी को नहीं पाए। हम्म। क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि जो पुराने लोग बने हुए थे, जैसे ही कोई नया अध्यक्ष आता है तो पहले तो अध्यक्ष की चापलूसी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो उनका गॉड फादर होता है, जो लीडर होता है दिल्ली में बैठा हुआ चाहे लखनऊ में बैठा हुआ, हम्म। उसके यहाँ वो दरबार सजाना शुरू कर देते हैं हम्म। कि हमारी ये जो कुर्सी है जो मिली हुई है वो जाने ना पाए। हम्म। क्योंकि जब पार्टी में पदाधिकारी होता है प्रदेश लेवल का, तो उसे एक मौका होता है एमएलसी बनने का भी। हम्म। कई सारे पद, कई महामंत्री जो है कई और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, कई महामंत्री, ये सब हाँ हाँ हाँ, एमएलसी ये बने हुए सब एमएलसी या एमएलसी बन गए। उपाध्यक्ष। तो एमएलसी बनने का एक मौका होता है, तो इस वजह से कोई पद खोना नहीं चाहता है। हम्म। स्वाभाविक सी बात है कि जब पद से हट जाएगा तो एमएलसी की भी कुर्सी उसके हत्थे नहीं चढ़ेगी। तो इस वजह से वो कोशिश करता है कि वो पद पर बना बना रहे। रहे, और इसी वजह से ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार बने रह जाएं, क्योंकि एमएलसी का जब मौका आएगा तो हम्म। हमारा नंबर कहीं कट कट ना न जाए। जाए। हम्म। इस वजह से सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कुर्सी पर बने रहें। लेकिन जो पंकज चौधरी हैं, चूंकि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो हम्म। पंकज चौधरी जी की एक खासियत है हम्म। कि वो पॉलिटिक्स करने वाले, फर्जी तरीके के, ज्यादा चापलूस, इस तरह के लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। हम्म। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पंकज चौधरी जी अपना फैसला इसमें सुना पाएंगे पूरी तरीके से? वरना यह ऐसे ही एक सबसे बड़ा जैसे सवाल। जिला अध्यक्षों में आपको इतने इतने जो है डूज और डोंट्स का ध्यान रखना पड़ रहा है, आपको पूरी सूची में से डूज और डोंट्स करने पड़ेंगे। अरे एक जिले की कमेटी का बात बताऊं, तो जब जिले की कमेटी बनने लगी तो पता चला कि जिला अध्यक्ष लोगों से पूछ रहे थे कि भाई एक शेड्यूल, ये 2 शेड्यूल कास्ट लाइए, 2 फलाने लाइए, 2 ढेकाने लाइए। मतलब कास्ट के बेस पर पूरी कमेटी खड़ी हो रही है। अच्छा, एक तो फैक्टर अब तो पता और भी चला होगा, कि महिला अब भी। पता चला कई कई जिले ऐसे हैं कि जो जिसमें उस जिस कास्ट का वो व्यक्ति चाहते हैं, उस कास्ट का प्रमुख व्यक्ति कोई नहीं है। हम्म। तो एक लाया जाता है कहीं से, उसको हम्म। तैयार किया जाता है, फिर उसे पदाधिकारी बनाया जाता है। हम्म। तो ये कास्ट जो है फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर आज की तारीख में हो गया है। और बीजेपी का जो पूरा प्रभुत्व है वो हम्म। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर है। और वैसे तो हर पार्टी का भी है, कांग्रेस का हम्म। भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, बहुजन समाज पार्टी का भी है। लेकिन बीजेपी की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, बल्कि इन सब में आगे है। नहीं, पर जिस दौर में आप ये तय कर रहे हैं, यानी बीजेपी तय कर रही है, उस दौर में वो नारी बंधन अधिनियम को लेकर के भी सड़कों पर है, सपा को घेर रही है कि भाई आपने भाई इसको नहीं देखिए, राज्य में दिया। पर क्या नारी इस बंधन इस इस
जो लिस्ट आ रही है, इसमें पहले से ज्यादा महिलाओं को जो है इंट्रोड्यूस कर पाएगी पार्टी। मंत्रिमंडल विस्तार में तो एक भी महिला नहीं शामिल हुई, पर क्या देखिए महिला, संगठन में ऐसा कर पाएगी बीजेपी? अगर बीजेपी 33% महिलाओं को अपने इस संगठन में स्थान देती है तो ये माना जाएगा कि नारी बंधन अधिनियम पर वो गंभीर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि बीजेपी रत्ती भर नारी बंधन अधिनियम को लेकर के गंभीर नहीं है। एक और चीज तैतीस भी आएगी ना फीसदी सर, मुझे मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी फीडबैक प्रोसेस पर काम करती है, तो जो ग्राउंड पर प्रोटेस्ट हुए, सभाएं हुई, ये सब भी हुई, जो फीडबैक सिस्टम है, शायद वो इस मुद्दे को मुफीद नहीं मान रहा है। क्योंकि मुद्दा आप आगे जितना ले जाएंगे, इस बात की डिमांड होगी, आज पदाधिकारी की हो रही है, कल टिकट की भी होगी। और पार्टी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे में वो दमखम पा नहीं रही है जिस दमखम का शायद उसको उम्मीद रही हो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह का दमखम होना चाहिए था, जिस तरह का उत्साह होना चाहिए था पब्लिक में, महिलाओं में, वो उत्साह दिखा नहीं। क्योंकि महिला सड़क पर नहीं आई। आंदोलन जिसने भी किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, वो सब बीजेपी के वर्कर, महिला वर्करों ने किया। तो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो पार्टिसिपेशन इसमें नहीं हो पाया। इस वजह से थोड़ा सा बीजेपी बैकफुट पर भी है। बीजेपी ये सोच रही कि इसमें कितना हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्या ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए या यहीं पर किसी तरीके से रोक देना चाहिए इस मुद्दे को। एक चीज जो ये कही जा रही है कि जो पुराने महामंत्री या उपाध्यक्ष हैं, खासतौर पर जो दो दो तीन तीन टर्म से हैं, उनको पार्टी रिपीट नहीं करने जा रही है। क्योंकि कुछ लोग, कम से कम दो तीन पदाधिकारी ऐसे जो नेशनल टीम में भी जा रहे हैं, तो उनकी जगह भी यहाँ पर खाली होगी। और 27 और 29 दोनों की तैयारी के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली में भी टीम तैयार हो रही है, तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह के लोग महामंत्री के तौर पर आ पाएंगे? अच्छा, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने युवा बनाया है, तब आप बहुत बुजुर्ग या बहुत अनुभवी लोगों को, चाहे पंकज चौधरी की टीम में हो या नितिन नवीन की टीम में हो, शामिल करेंगे तो जो परसेप्शन आप बनाना चाहते हो, तो परसेप्शन ही खड़ा नहीं होगा उस पर। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए यूपी की टीम की जहां तक बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2 बार 3 बार के जो पदाधिकारी रह चुके हैं उनको पार्टी मौका नहीं देगी। लेकिन फिर पार्टी उनको कहां लेकर के जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या उनको 2027 में टिकट देगी? क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन है टिकट। हम्म। पदाधिकारी बनने से बड़ा ऑप्शन है कि किसी विधानसभा में उनको चुनाव लड़ाया जाए। हम्म। तो बीजेपी उनको 2027 की तैयारी के लिए उतार सकती है कि आप उतरिए, आप जाइए फला क्षेत्र में तैयारी कीजिए, जो आपका विधानसभा लगता हो वहां पर आपको टिकट देगी। लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी दिक्कत है। बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि बीजेपी 255 सीट जीती हुई है। 5-7 विधायक और आ गए हैं, उसके सहयोगी भी आ गए हैं। तो ये करीब 250 की संख्या बस होती है। हम्म। तो 250 एमएलए हम्म। बीजेपी के पास हैं जिनका टिकट बदलने का फैसला नीचे के लेवल पर नहीं लिया जा सकता है, जिनमें से किसी के भी। हम्म। हम्म। माना जाता है कि उनका टिकट बना रहेगा, हम ये मान हम्म। के चल रहे हैं। हम्म। तो जब उनका टिकट बना रहेगा तो तो बाकी इनका क्या लोग क्या होगा? करेंगे? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जो लोग संगठन से आउट होंगे, जिनको बाहर किया जाएगा, और किस आधार पर बाहर किया जाएगा? क्या उनके परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा? तो परफॉर्मेंस का आकलन अगर उनका किया जाएगा तो और लोगों का भी और किया लोगों का भी जाना किया चाहिए। जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो इस नाते अभी मशक्कत चल रही है, देखिए क्या होता है। अभी थोड़ा सा वक्त मुझे जो लगेगा। जानकारी दो मिल चार रही दिन है। 2-4 दिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन का अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल जो है होने के चांस दिल्ली में पंकज जी भी हैं और बाकी लोग भी हैं। लगभग लगभग फाइनल सूची हम्म। बाहर आने वाली है संगठन के जो पदाधिकारियों की। मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके लिहाज से ये कहा जा रहा है कि करीब 3 से 4 ऐसे एमएलएज हैं जिनको, जो तेज तर्रार हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, उनको पार्टी संगठन में ला करके उनसे संगठनात्मक काम जो है वो ले सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे जो अ, क्षेत्रीय संगठनों में थे,
उनका कामकाज अच्छा था, जातियों पर पकड़ अच्छी थी, संगठनात्मक दायित्व ठीक कर रहे थे, या क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी मुझे लगता है लगभग सब रिप्लेस हो जाएंगे। और काशी को लेकर के ही वहां भी विमर्श चल रहा है कि काशी में किस जाति का बनाया जाए, और उसी लिहाज से जो है बाकी सारे क्षेत्रीय अध्यक्षों की भूमिका जो है वो बदल जाएगी। और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनका इंडक्शन अगर इस स्टेट की टीम में हो पाता है तो एक वो विषय होगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा जिस पर दिलचस्पी है, खासतौर पर बीजेपी के अंदर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा है, वो नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर के है। ये कहा जा रहा है कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर के, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हमेशा उस व्यक्ति को उपाध्यक्ष युवा मोर्चा की टीम का लीडर बनाना चाहता है जो सड़क पर भी संघर्ष कर सके, जिसका युवाओं में डोमिनेंस हो, और पार्टी अगर कोई दायित्व दे तो उसको यूथ के साथ मिलकर के जमीन पर उतार पाए। खासतौर पर विपक्ष में रहते हुए स्थिति की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धरना प्रदर्शन तमाम सारी चीजें प्रदेश अध्यक्ष को करनी पड़ती है। क्या ये पार्टी जो पार्टी जब सत्ता में है तो उसे कोई धरना प्रदर्शन करना नहीं है, कोई और काम करना नहीं है। हम्म मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि जो पिछले अध्यक्ष थे, हम्म प्रांशु दत्त द्विवेदी शायद अध्यक्ष हैं, हाँ, प्रांशु दत्त द्विवेदी। वो बने रहेंगे अपनी जगह पर। और और उनको भी मुझे लगता है कि 6 साल से ऊपर का लगभग वक्त हो चुका है, या 5 साल का वक्त हो चुका है इस पद पर। वो स्वतंत्र देव अब सिंह की टीम के दौर से ही शामिल है, तो मुझे लगता है वो भी प्रमोशन चाहते होंगे। वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो अपना प्रमोशन, अगर अगर वो वहां से हटते हैं तो प्रमोशन चाहेंगे। लेकिन चूंकि बीजेपी एक बड़ा ध्यान रखती है, जैसे बैकवर्ड क्लास ब्राह्मण है वो, हम्म तो वो चाहेगी कि बीजेपी कहेगी कि नहीं, इस पद पर फिर ब्राह्मण किसी को तैनात किया जाए। हम्म तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो अब ब्राह्मण की तलाश की जाएगी कि भाई कौन से ये ब्राह्मण को पश्चिम युवा और मोर्चा पूरब का। की भी, क्योंकि पार्टी की सारी लीडरशिप तो पूरब से है। हाँ, और सब पूरा पश्चिम की आज की तारीख संगठन में और सब पूरब से सरकार, है। सरकार और संगठन दोनों में पश्चिमी यूपी की उपेक्षा दिखाई पड़ रही है। कि इसको नहीं, कैसे लेकिन बीजेपी से? संगठन में अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा है, जो बात कही जा रही है, वो मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। और अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 24-48 घंटे का। मुझे लगता है कि इस पर सब कुछ आखिरी साफ हो बात जाएगा। पार्टी के प्रवक्ताओं की भी कर ली जाए कि इसको लेकर के भी बड़ी वो थोड़ा दिलचस्पी सा अभी रहती है। पहले संगठन की सूची आएगी, प्रवक्ता की सूची बाद में आएगी। पर चूंकि चर्चा तो बहुत है, 20-20, 22-22 प्रवक्ता हैं, मतलब पूरा झुंड दिखाई पड़ता है प्रवक्ताओं का। नहीं, प्रवक्ता तो होने चाहिए, इतने प्रवक्ता तो होने ही चाहिए, क्योंकि हर रोज हर व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है। और चूंकि सोशल मीडिया है, टेलीविजन है और अखबार है, सबको प्रवक्ता ही बताता है, तो इस नाते प्रवक्ता की संख्या तो ज्यादा होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अभी प्रवक्ता पर चर्चा बाद में की जाएगी, प्रवक्ता की सूची बाद में आएगी। पहले प्रवक्ता और मोर्चों अध्यक्ष मोर्चों के अध्यक्षों को लेकर के भी चर्चा मुझे लगता है इस सूची के आने के बाद ही होगी, या फिर इसके आने के साथ ही बाद ही होगी। होगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये देवकी नंदन मिश्र, जिनका कहना था कि सूची किसी भी वक्त तो खैर सामने आ सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ जिलाध्यक्षों के नाम और भी जिलों के आने बाकी रह गए हैं, शेष हैं। और उसके साथ साथ आवश्यक है कि इसको भी समझा जाए कि बीजेपी दरअसल एक रणनीति की तरह काम कर रही है, और वो संभावना भी, उम्मीद भी बरकरार रखना चाहती है, और तमाम उन समीकरणों के संतुलन को भी स्थापित रखना चाहती है, चाहे जाति का हो, क्षेत्र का हो, नेताओं का हो, नेताओं के करीबियों का हो, शक्ति का हो, और सत्ता का। इसका संतुलन भी उतना ही जरूरी है। बेसब्री से लोगों को इंतजार है, खासतौर पर बीजेपी के लोगों को, लेकिन हमारी भी निगाह बनी हुई है कि वो कौन से चेहरे हैं, वो कौन से विधायक हैं जो यूपी बीजेपी के संगठन में आ रहे हैं, प्रवक्ताओं का क्या होने जा रहा है, किसका प्रमोशन हो रहा है, और कौन इस लिस्ट से बाहर होने जा रहा है, कौन महामंत्री बनेगा, कौन उपाध्यक्ष, और कौन होगा प्रदेश संगठन का मंत्री, और किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, मोर्चों का क्या होगा, मोर्चों का प्रतिनिधित्व किन नए चेहरों के पास होगा, और ये पूरा संगठन, इसकी औसत आयु क्या हो, महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, और क्षेत्रीय संगठनों में अध्यक्ष कौन होंगे। क्या जाति समीकरणों का ये लव्व-लुआब बीजेपी को 2027 के रण में एक महत्वपूर्ण निर्णायक
जीत की तरफ आगे बढ़ा पाएगा, उसका मार्ग प्रशस्त कर पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको हमारा एक प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। हमें अच्छा लगेगा, और आपकी प्रतिक्रिया का तो हमें इंतजार ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।